आज 81वां क्वेश्चन है और 81वें क्वेश्चन में बता रहा है कि किसके उपन्यासों को मैनर्स के उपन्यास कहा जाता है, नॉवेल्स ऑफ मैनर्स कहा जाता है। तो जो जैन ऑस्टिन साहब थे, JANEAUSTEN, जैन ऑस्टिन साहब के उपन्यासों को ए नॉवेल ऑफ मैनर्स कहा जाता है। ये प्रत्येक दिन की रूटीन लाइफ और घटनाओं पर एक प्रकार के फिक्शन थे, कहानियाँ थीं। उनके उपन्यास जो है एक प्रीमिसाइज पर बेस्ड होते थे, जो बहुत बड़ा रिलेशनशिप देते थे मैनर्स के बारे में, सोशल बिहेवियर के बारे में और कैरेक्टर के बारे में। उनके जो उपन्यास थे वो बहुत बड़ा प्रीमाइस देते थे, बहुत बड़ा रिलेशनशिप स्थापित करते थे मैनर्स और सोशल बिहेवियर और कैरेक्टर के बारे में। 82वां क्वेश्चन कहता है कि जो आर्क राइटिंग का कॉन्सेप्ट था, ये किसके द्वारा, ARCHE, आर्क राइटिंग जो एक अवधारणा है, ये किसके द्वारा विकसित की गई? तो आर्क राइटिंग एक टर्म है जो फ्रांस के दार्शनिक जैक्यूज डेरिडा के द्वारा विकसित की गई। जैक्यूज डेरिडा, JACQUES, जैक्यूज डेरिडा, DERRIDA, जैक्यूज डेरिडा द्वारा विकसित की गई। और उन्होंने ये आर्क राइटिंग विकसित की इस प्रयास में टू रीओरिएंट द रिलेशनशिप बिटवीन स्पीच एंड राइटिंग, स्पीच और राइटिंग के बीच में रीओरिएंट संबंध स्थापित करने के प्रयास से इसको विकसित किया। डेरिडा बहस करते हैं और कहते हैं कि प्लेटो की तरह पीछे बैक होके कहते हैं, स्पीच हैड बीन ऑलवेज गिवन प्रायोरिटी ओवर राइटिंग, मतलब स्पीच सदैव से ही कम आंका गया है राइटिंग की तुलना में। स्पीच हैड बीन ऑलवेज गिवन प्रायोरिटी ओवर राइटिंग, राइटिंग की अपेक्षा स्पीच को सदैव ही प्रायोरिटी दी गई है। 83वां क्वेश्चन कहता है टेक्स्ट इज कंसिडर्ड टू बी, TEXT, टेक्स्ट को किस प्रकार से माना जाता है न्यू क्रिटिक्स में? नए जो समालोचक हैं उनमें टेक्स्ट को क्या माना जाता है? कुछ नहीं माना जाता है, टेक्स्ट को ऑटोटेलिक माना जाता है, AUTOTELIC, ऑटोटेलिक। टेक्स्ट कंसिडर्ड टू बी ऑटोटेलिक न्यू क्रिटिसिज्म में। नए जो क्रिटिक्स हैं वो जोर देते हैं किस पे? क्लोज रीडिंग पर। किस पर? क्लोज रीडिंग पर। और क्लोज रीडिंग एक वो तरीका है जिसमें ये व्यवस्था की जाती है टेक्स्ट के साथ में और अदा किया जाता है बहुत ही क्लोज अटेंशन। क्लोज रीडिंग का मतलब ये है कि बहुत ही क्लोज अटेंशन दिया जाता है अपने विषय पर। जो भी अर्थ और फॉर्म होता है, जो रूप और अर्थ होता है, उसके इंटरेक्शन में के मध्य में बहुत ही क्लोज अटेंशन दिया जाता है। तो ऑटोटेलिक नए क्रिटिक्स के द्वारा टेक्स्ट को माना जाता है। और न्यू क्रिटिसिज्म जो ये एक अवधारणा है, न्यू क्रिटिसिज्म, उसको क्वाइंट किया था जॉन क्रोवे रैनसम ने। क्वाइंट किया था जॉन क्रोवे, CROWE, क्रोवे, रैनसम, RANSOM, रैनसम ने 1941 में। तो टेक्स्ट कंसिडर्ड टू बी ऑटोटेलिक बाय न्यू क्रिटिक्स, और ये न्यू क्रिटिसिज्म की क्वाइंट किया था जॉन क्रोवे ने, जॉन क्रोवे रैनसम ने 1941 में। 44वां क्वेश्चन कहता है फ्रेडरिक जेम्सन के द्वारा, JAMESON, फ्रेडरिक जेम्सन के द्वारा पोस्ट मॉडर्न कल्चर जो है वो किसके साथ कैपिटलिज्म कैपिटलिज्म किसके साथ में एसोसिएटेड विद कैपिटलिज्म थी? देखिए, फ्रेडरिक जेम्सन के द्वारा पोस्ट मॉडर्न कल्चर जो है वो मल्टीनेशनल कैपिटलिज्म थी। कैसी थी?
किसके द्वारा? मल्टीनेशनल, कई राष्ट्रों के द्वारा मल्टीनेशनल कैपिटलिज्म के द्वारा जो है एसोसिएटेड थी। पोस्ट मॉडर्निज्म और कल्चरल लॉजिक ऑफ लेट कैपिटलिज्म, ये 1991 में एक किताब लिखी गई थी फ्रेडरिक जेम्सन के द्वारा। पोस्ट मॉडर्निज्म या इसी किताब का नाम था कल्चरल लॉजिक ऑफ लेट कैपिटलिज्म। 1991 में एक बुक थी फ्रेडरिक जेम्सन ने, जिसमें लेखक ये कहता है क्रिटिक्यू ऑफ मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म फॉर मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव के बारे में, जिसमें ये कहा जाता है, ये आलोचना की जाती है आधुनिकता की, पोस्ट मॉडर्निज्म फॉर मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव। मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म को क्रिटिक करता है, किससे? मार्क्सवादी विचारधारा से। तो इसी को पूंजीपति वाली मार्क्सवादी विचारधारा से, तो इसीलिए ये जो है फ्रेडरिक जेम्सन पोस्ट मॉडर्निज्म कल्चर एसोसिएटेड की थी किसके साथ में? मल्टीनेशनल कैपिटलिज्म से। अच्छा, कौन ये स्ट्रेटेजिक एसेंशलिज्म को विकसित करता है? STRATEGIC, स्ट्रेटेजिक एजेंशलिज्म, ESSENTIALISM एजेसिलिज्म को विकसित करता है। तो इसको विकसित करने वाले हैं गायत्री चक्रवर्ती स्पाइवक। देख चुके हो कई बार गायत्री चक्रवर्ती स्पाइवक। स्ट्रेटेजिक एजेंसियल्स इज ए टर्म, और सबसे पहले इसको कॉइंड किया है गायत्री चक्रवर्ती स्पाइवक, SPIVAK। और ये गायत्री चक्रवर्ती स्पाइवक जो है ये एक पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिस्ट है, पोस्ट कर्नल फेमिनिस्ट हैं, दार्शनिक हैं और लिटरेरी थ्योरिस्ट भी हैं। वह जो गायत्री चक्रवर्ती थी, ये लेडीज थी, उन्होंने एम्प्लॉयज किया टर्म को अपने डीकॉन्स्ट्रक्टिव रीडिंग में सुबल्टर्न स्टडीज ग्रुप के कार्य को देखते हुए। तो किसने? गायत्री चक्रवर्ती स्पाइवक। अच्छा, कौन सा लिंग्विस्टिक टर्म प्रिस्क्रिप्टिविज्म में के साथ में एसोसिएटेड किया गया? किसके साथ में ये लिंग्विस्टिक टर्म जो है प्रिस्क्रिप्टिविज्म, PRESCRIPTIVISM, प्रिस्क्रिप्टिविज्म। तो ये करेक्टनेस के साथ में वो किया गया, लिंग्विस्टिक टर्म जो करेक्टनेस है वो एसोसिएटेड किया गया प्रेस्क्रिप्टिविज्म के साथ में। ये एक एटीट्यूड है जो ये प्रयास करता है अनचेंजिंग स्टैंडर्ड को इम्पोज करने में, और करेक्ट यूजेज इन लैंग्वेज स्पेशली इन ग्रामर, मुख्य रूप से भाषा में एक्सपोज करता है अगर कोई अनचेंजिंग स्टैंडर्ड है। और ये रिजेक्टेड है मिसकॉन्सीव्ड डॉगमा बाय मोस्ट मॉडर्न लिंग्विस्टिक। इट इज रिजेक्टेड एज ए मिसकॉन्सीव्ड डॉगमा बाय मोस्ट मॉडर्न लिंग्विस्टिक, मतलब आधुनिक भाषावादियों के द्वारा इसको बहुत ही मिसकॉन्सीव्ड डॉगमा बताया जाता है, इसीलिए इसको रिजेक्ट किया जाता है प्रेस्क्रिप्टिज्म को। लेकिन इसको करेक्टनेस एसोसिएटेड किया गया था प्रेस्क्रिप्टिसिज्म को, और ये एटीट्यूड है जो प्रयास करता है अनचेंजिंग स्टैंडर्ड ऑफ करेक्ट यूजेज इन लैंग्वेज को इम्पोज करता है। अच्छा, रस थ्योरी में जो एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन था वो इमोशन का, ए स्ट्रांगली फेल्ट इमोशन इज क्या कहा जाता है? देखिए, रस थ्योरी में जो बाहरी मैनिफेस्टेशन ऑफ स्ट्रांगली फेल्ट उसको कहा जाता है अनुभाव। क्या कहा जाता है? अनुभाव एक शारीरिक या एक्सप्रेशन होता है भावों का, एक शारीरिक एक्सप्रेशन होता है भावों का या इमोशन का, और तब जाके जो है भाव ही अगर कहा जाए तो वही अनुभाव कहलाते हैं। अगला कह रहा है 88, रस स्कूल के द्वारा काव्य और नाट्य हैं क्या? तो अगर रस स्कूल के बारे में, रस स्कूल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो काव्य और नाट्य जो हैं वो एक ही
के दो पहलू हैं अर्थात पर्यायवाची हैं। काव्य जो आर्टिफिशियल संस्कृत लिटरेरी स्टाइल एम्प्लॉयड किया जाता है कोर्ट एपिक्स में इंडियन में, जो एडी मैंने शुरुआती सेंचुरी के हुआ था। नाट्य ये रिफर करता है थियोरिटिकल डांस आर्ट ऑफ इंडियन ऑरिजिनेटिंग इन टेम्पल, जो मंदिरों में उत्पत्ति हुई डांस के द्वारा नाट्यों की, और तब ये डिवोटेड लार्जली टू दी इनेक्टमेंट ऑफ डिवाइन स्पाइस। पहले ये तो डिवाइन स्पाइस डिवाइन दैवी लोगों के लिए डिवोटेड थे, बाद में एम्ब्रेसिंग इलॉबरेटेड सिस्टम ऑफ बॉडी पोस्चर, ये अपनी बॉडी को विकसित करते थे, हैंड को, गेस्चर को और फुट मूवमेंट के द्वारा ये रिझाया करते थे सब बॉडी और चल फिर के। तो ये नाट्य और काव्य जो है ये सिनोनियम्स हैं। अच्छा, अगला ये है 89 क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है। तो इसमें ये बताया गया है हेमेरिसिया क्या होता है, HAMARTIA। हेमेरिसिया ट्रेजिक फ्ला इसको कहा जाता है हेमेरिसिया को। और हेमेरिसिया जो है ग्रीक वर्ड जो है हैमरटेनियन, HAMARTANEIN, हैमरटेनियन जो है ग्रीक वर्ड HAMARTANEIN, हैमरटेनियन जो है, तो उससे ये हेमेरिसिया लिया गया है। और हैमरटेनियन जो ग्रीक वर्ड है उसका अर्थ होता है गलती करना, तो हेमेरिसिया का अर्थ हो गया एरर ऑफ या फेलर। दूसरा शब्द दिया गया पेरीपेटिया, PERIPETIA। तो पेरीपेटिया ये ग्रीक रिवर्सल है, रिवर्सल से लिया गया पेरीपेटिया। इसका होता है टर्निंग पॉइंट इन ड्रामा। पेरीपेटिया का मतलब टर्निंग पॉइंट, ऐसा जहाँ से ड्रामा बिल्कुल चेंज हो जाए। आफ्टर विच द प्लॉट मूव्स स्टेडली टू हिज डाउनमेंट, मतलब तुरंत टर्निंग पॉइंट इसको बोलते हैं। तो सडन रिवर्सल ऑफ फॉर्चून, भाग में एकदम बदलाव आ जाए, रिवर्सल, ग्रीक वर्ड जिसको रिवर्सल बोलते हैं पेरीपेटिया। अगला शब्द दिया गया है एनाग्नोसिस। एनाग्नोसिस जानते हो ग्रीक वर्ड रिकॉग्निशन से इसका अर्थ होता है, ग्रीक वर्ड है एनाग्नोसिस, ANAGNORISIS, एनाग्नोरिसिस ग्रीक वर्ड है, इसका अर्थ होता है रिकॉग्निशन। ये एक ऐसा लिटरेरी वर्क है जिसमें एक कोई आश्चर्यचकित करने वाली खोज और जो उत्पन्न करती है चेंज, अज्ञानता और अज्ञानता को ज्ञान की तरफ बढ़ाती है, ऐसा कुछ परिवर्तन होता है, अज्ञानता से ज्ञान की तरफ बढ़ती है। इसी प्रक्रिया को एनाग्नोसिस कहते हैं। अगला एक कौसुरा, कौसुरा एक कह लिया जाए CAESURA। कौसुरा एक स्टॉप या रुकावट कहते हैं मेट्रिकल फुट में। अक्सर इसको मार्क किया जाता है पंक्चुएशन के द्वारा या ग्रामेटिकल बाउंड्री के द्वारा। इस प्रकार इसको फ्रेज या क्लॉज भी कहते हैं। 90वां क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एलेजी। एलेजी के बारे में कौन सा सही है। तो पहला सेंटेंस दिया गया है कि एलेजी प्राचीन ग्रीक भाषा से उत्पत्ति हुई थी एलेजी की, जहाँ जो ग्रीक लोग थे वो न्याय करते थे, जज करते थे दिस कंपोजिशन बाय इट्स फॉर्म एंड कंटेंट। ग्रीक वर्ड जो है जज करते थे इस रचना का अपने रूप और अपने कंटेंट के द्वारा। तो ये सही है, एलेजी की उत्पत्ति ग्रीक में ही हुई थी, जहाँ ग्रीक लोग जो थे न्याय करते थे रचना करके अपने रूप या कंटेंट के द्वारा। दूसरा सेंटेंस कह रहा है एलेजी नाउ ए डे टेक्स इट्स नेम फ्रॉम इट्स सब्जेक्ट मैटर नॉट फ्रॉम इट्स फॉर्म। तो एलेजी जो है आजकल जो है अपने नाम को लेती है अपने सब्जेक्ट मैटर से, बल्कि अपने रूप में नहीं। तो ये दोनों सही सेंटेंस हैं। एलेजी एक मेडिटेटिव लिरिक पोएम है जो पब्लिक रूप से अपने किसी प्रिय की मौत पर रोया जाता है, अपने मित्र या अपने लव्ड को। एनी रिफ्लेक्टिव लिरिक ऑन द ब्रॉडर थीम ऑफ ह्यूमन मॉर्टेलिटी।
वर्ड एलेजी जो है ये ग्रीक भाषा इलोगोस से निकला है, ग्रीक भाषा के इलोगोस, ELEGOS, इलोगोस। और इलोगोस का मतलब होता है फ्यूनरल लैमेंट, चिता पर जलने वाला लैमेंट, विलाप। और ये सबसे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द एंशिएंट्स, ये सबसे पुराना रूप है कविता का। इसीलिए ग्रीक लिटरेचर इट रिफर्स टू ए स्पेसिफिक वर्स, इसीलिए ग्रीक काव्य में इसका एक विशिष्ट कविता ही नहीं माना जाता, जबकि इसको इमोशनल कन्वेट भी इसको करते हैं। एलेजी आजकल जो है अपना सिर्फ नाम ले रही है अपने सब्जेक्ट मैटर से, नॉट फ्रॉम इट, बल्कि इसका रूप नहीं रह गया है। अच्छा, सबसे पहले मेटाफिजिकल पोट्री को लाइमलाइट किसने किया? देखिए, लिटरेरी जो क्रिटिक हैं या कवि हैं, सैमुअल जॉनसन, SAMUEL, सैमुअल जॉनसन, JOHNSON, सैमुअल जॉनसन साहब, उन्होंने सबसे पहले इस क्वाइंड को टर्म किया। कौन सा क्वाइंड है, कौन सा टर्म क्वाइंड किया? मेटाफिजिकल पोट्री। सैमुअल जॉनसन साहब की एक बुक थी जिसका नाम था लिव्स ऑफ द मोस्ट इमिनेंट इंग्लिश पोएट्स, लिव्स, LIVS, लिव्स ऑफ द मोस्ट इमिनेंट इंग्लिश पोएट्स। और ये लिव्स ऑफ द मोस्ट इमिनेंट, EMINENT, इमिनेंट इंग्लिश पोएट्स जो थी बुक 1179 या 81 में आई थी सैमुअल जॉनसन के द्वारा। इसी बुक में उन्होंने मेटाफिजिकल पोट्री को टर्म जो है वो कॉइंड किया था। इस बुक में जॉनसन ने लिखा 17वीं शताब्दी के ब्रिटिश पोएट के बारे में, जिनमें जॉन डन, जॉर्ज हर्बर्ट, रिचर्ड क्रॉसा, एंड्रू मॉरवेल और हेनरी वॉगम्स जैसे कवि थे। कौन कौन? जॉन डन, जॉर्ज हर्बर्ट, HERBERT, हर्बर्ट, GEORG, जॉर्ज हर्बर्ट। दूसरा रिचर्ड क्रॉसा, CRASHA, रिचर्ड क्रॉसा, एंड्रू मॉरवेल, ANDREW, एंड्रू मॉरवेल, और हेनरी वॉगम, WAUGHAN, वॉगन। तो इनके बारे में लिखा। सर हर्बर्ट जॉन क्लिफर्ड क्रीसन जो थे, जिनको HJC ग्रियरसन कहा जाता है, सर हर्बर्ट जॉन क्लिफोर्ड, CLIFFORD, क्लिफोर्ड ग्रियरसन, GRIERSON, ग्रियरसन जो थे, सर हर्बर्ट जॉन क्लिफोर्ड ग्रियरसन और TS इलियट जो थे, वो मेटाफिजिकल पोट्री को लाइमलाइट लाए। तो सही ऑप्शन है। क्वाइंड तो किया सैमुअल जॉनसन ने, लेकिन लाइमलाइट में कौन लाया? TS इलियट और सर हर्बर्ट जॉन क्लिफोर्ड ग्रियरसन। तो इसमें B ऑप्शन सही है। मानवा कह रहा है इन लेखकों के जिनमें नाम दिया गया है उनमें किस नाटक को द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड कहा जाता है? तो हैरोल्ड पिंटर जो हैं वो थिएटर ऑफ एब्सर्ड कहा जाता है। Who among the following writers is called a dramatist of theater of the absurd? का ड्रामेटिस्ट कहा जाता है किसको? हैरोल्ड पिंटर। अब देखिए, थिएटर ऑफ एब्सर्ड जो टर्म है इसको कॉइन किया था मार्टिन एस्लिन ने। यहाँ क्या पूछ रहा है? किसको कहा, कौन से नाटककार को द थिएटर ऑफ एब्सर्ड कहा जाता है? वो तो अलग बात है, हैरोल्ड पिंटर। लेकिन जो थिएटर ऑफ एब्सर्ड था, इसको कॉइंड अगर कहा जाए, जैसे मेटाफिजिकल पोट्री को कॉइंड किसने किया था? सैमुअल जॉनसन ने। फिर वो अलग बात है कि उन्होंने बताया कि जॉन डन, जॉर्ज हर्बर्ट, रिचर्ड क्रॉसा, एंड्रू मॉरवेल और हेनरी वॉगम साहब जो थे, उसमें इनको उन्होंने रखा अपनी बुक लिव्स ऑफ द मोस्ट इमिनेंट इंग्लिश पोएट्स 1179 और 81 की। तो वैसे ही थिएटर ऑफ एब्सर्ड को कॉइंड किया था मार्टिन एस्लिन, MARTIN, मार्टिन एस्लिन, ESSELIN। मार्टिन एस्लिन साहब ने एक निबंध लिखा था थिएटर ऑफ एब्सर्ड, तो उसी में थिएटर ऑफ एब्सर्ड को कॉइंड किया था। अब थिएटर ऑफ एब्सर्ड जो है एक विचारधारा को, एक दर्शन को विश्लेषित करता है, और दर्शन है एल्बर्ट कैमस इन दी मिथ्स सिसिफस
that speaks of life with no inherent meaning in it. थिएटर ऑफ एब्सर्ड का जो दर्शन है वो अल्बर्ट कैमस ने अपनी किताब द मिथ ऑफ सिसिफस, SYSIPHUS, सिसिफस, द मिथ ऑफ सिसिफस में इन्होंने दिया है, और उसमें उन्होंने बताया है कि जीवन जो है कोई इनहेरेंट मीनिंग नहीं है इसमें, थिएटर ऑफ एब्सर्ड में। तो हैरोल्ड पिंटर राइट आंसर क्वाइंट किया गया मार्टिन एस्लिन के द्वारा, और थिएटर ऑफ एब्सर्ड जो है ये दर्शन दिया है एल्बर्ट कैमस ने अपने निबंध द मिथ ऑफ सिसिफस। 93 है टेर्रा राइमा स्टेंजा क्या है? देखिए टेर्जा TERZA, टेर्जा रिमा जो स्टेंजा है वो एक इटालियन कविता है और जो 3 लाइनों से मिलकर बनी है, 3 लाइनों से, टर्सेट्स, TERCETS, 3 लाइन्स टर्सेट्स। पहले और तीसरी लाइन जो है 1 and 2nd राइमिंग विद 1st and 3rd ऑफ द फॉलोइंग टर्सेट। इसमें पहली लाइन और तीसरी लाइन जो है विद वन अनदर एक दूसरे से मिलती हैं, और जो 2nd राइमिंग है वो पहली और तीसरी की फॉलोइंग टर्सेट से मिलती है। अगला है सीरीज एंड्स विद लाइन द राइम्स विद द 2nd लाइन ऑफ द लास्ट स्टेंजा सो दैट द राइम स्कीम इज। तो टेर्जा रिजम की लाइन स्कीम इस तरीके से होगी, राइम स्कीम ABA BCB, मतलब ABC पहली और तीसरी लाइन मिलेगी, और जो दूसरी लाइन होगी वो दूसरे स्टेंजा की पहली लय होगी BCB। अब तीसरा स्टेंजा आएगा CDC, फिर आएगा DCE, DCD, फिर DED आएगा, फिर EFG ऐसे आता चला जाएगा। और मीटर जो इसमें होता है वो आइम्बिक पेंटामीटर होता है टेर्जा रिमा में। 94वां क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ स्टेटमेंट दिए गए नीचे प्रोजोडी को देखकर, टर्म प्रोजोडी PROSODY, इसका इनकरेक्ट क्या होगा? देखिए PROSODY प्रोजोडी जो है इसका पहला तो यही सही होगा, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ वर्सिफिकेशन इन पोट्री, सिस्टमेटिक ढंग से वर्सिफिकेशन पोट्री में, तो ये सही है। दूसरा है ये जो पोरोसिडी होता है ये प्रिंसिपल्स सिद्धांतों के साथ में वर्णन किया जाता है, प्रैक्टिस के साथ में इसकी डील होती है मीटर राइम एंड स्टेंजा फॉर्म में। देखिए मीटर राइम जो और स्टेंजिगा रूप का प्रैक्टिस होता है प्रिंसिपल के साथ में, तो इसे पैरोडी कहते हैं। सही है, ये भी सही है। इट इज ऑल्सो स्टडीज फिगर ऑफ स्पीच, ये गलत है, ये फिगर ऑफ स्पीच का अध्ययन नहीं होता है, बाकी इसमें सब सही है। नहीं 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 नहीं, ऊपर वाले दोनों गलत हैं, तीसरा ही सही है। पैरोडी का मतलब होता है इसमें फिगर ऑफ स्पीच का अध्ययन होता है, और इसमें स्टडी ऑफ स्पीच, साउंड पैटर्न्स एंड इफेक्ट का अध्ययन नहीं शामिल किया जाता है। इट डज नॉट इंक्लूडेड स्टडी ऑफ स्पीच, साउंड पैटर्न्स एंड इफेक्ट्स, ये नहीं शामिल किया जाता है। तो ये दोनों सही हैं, बाकी पहले वाले तो गलत हैं। वो वर्सिफिकेशन इन पोट्री का सिस्टमेटिक स्टडी होता है, ये भी गलत है। और मीटर राइम और स्टेंजा फॉर्म का सिद्धांतों और प्रैक्टिस के साथ में व्यवहार होता है, ये भी गलत है। 95वां कह रहा है ट्रेजेडी की ये जो डिफाइन दी गई है ये किसने दी? एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ ए सर्टेन मैग्नीट्यूड, ये परिभाषा किसने दी? तो ये परिभाषा अरस्तु ने दी अपनी बुक पोएटिक्स में। उन्होंने लिखा एन एमिटेशन, EMITATION, एन एमिटेशन ऑफ एन एक्शन that is serious, complete and of certain magnitude through pity and fear affecting the proper purgation of these emotions. An imitation of an action that is serious, complete and of certain magnitude through pity and fear affecting the proper purgation
ऑफ दीज इमोशंस। 96वां कहता है ट्रेजेडी में, ट्रेजेडी में जो टर्म कैथारसिस होता है इसको ब्रॉडली रूप से इंटरप्रिटेड कैसे किया जाता है? कैथारसिस, CATHARSIS, कैथारसिस। देखिए ट्रेजेडी में जो कैथारसिस है ये एक प्रोसेस है मजबूत भावों को रिलीज करने की। कैथारसिस एक प्रक्रिया है मजबूत भावों को रिलीज करने की, वो भी पिटी और फियर के माध्यम से, राइटिंग और थिएटर के तरह। कैथारसिस एक टर्म है ड्रामेटिक आर्ट का जो ये बताता है ट्रेजेडी के प्रभाव को। एरिस्टोटल पोएटिक्स चैप्टर 6 में बताया गया है कैथारसिस के बारे में। तो ये परगेशन है एक्सेसिव इमोशन ऑफ पिटी एंड फियर, मतलब पिटी दया और डर के भावों को अधिकता परगेशन करने को कैथारसिस कहते हैं। चैप्टर 6 में बताया गया है अरस्तु की पोएटिक्स में। अच्छा, जो ये टर्म अटोपिया है इसको डिजाइन किया गया है फिक्शनल राइटिंग के वर्ग में। किस तरीके से अटोपिया को, तो देखिए ये अटोपिया जो है एक आदर्श लेकिन नॉन एक्सिस्टेंट पॉलिटिकल और सोशल वे ऑफ जीवन का बताता है। प्रस्तुत एक आदर्श करता है लेकिन सच जैसा नहीं, पॉलिटिकल और सोशल वे जीवन का बताता है। अटोपिया जो है एक काल्पनिक भूमि है या काल्पनिक समाज है जो आशा तो किया जा सकता है ऊंचे ऊंचे लगभग परफेक्ट क्वालिटीज ऑफ अपने नागरिकों की, लेकिन जो टर्म अटोपिया है ये रियलिटी नहीं है। रिप्रेजेंट्स एन आइडियल, एक आदर्श तो उपस्थित करता है बट नॉन एग्जिस्टेंट पॉलिटिकल एंड सोशल वे ऑफ लाइफ। लेकिन ये कोई राजनीतिक और सामाजिक कोई तरीका नॉन एग्जिस्टेंट है। ये अटोपिया जो कॉइंड है, अटोपिया को कॉइंड किया था सर थॉमस मोरे ने, और ये एक आदर्श उपस्थित करता है जो नॉन एग्जिस्टेंस पॉलिटिकल एंड सोशल वे ऑफ लाइफ। 98वां क्वेश्चन है सेंसेशनलिज्म और एक्स्ट्रावेगेंट इमोशनल अपील जो है ये एक गुण है जो ड्रामेटिक फॉर्म के बारे में बताते हैं। सेंसेशनलिज्म, SANSATIONALISM, सेंसलिज्म और एक्स्ट्रावेगेंट इमोशनल अपील आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रामेटिक फॉर्म। अब ये मेलो ड्रामा इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आधुनिक मेलो ड्रामा जो है एक ड्रामेटिक वर्ग है जिसमें प्लॉट टाइपिकली सेंसनलाइज्ड एंड फार स्ट्रॉन्ग इमोशनल अपील टेक्स प्रीसीडेंस ओवर डिटेल्ड कैरेक्टराइजेशन। मेला ड्रामा टाइपिकली रूप से कॉन्सेंट्रेट होता है डायलॉग पर, इसमें अक्सर बॉम्बेस्टिक और एक्सेसली सेंटिमेंटल रेदर देन एक्शन से होता है। सेंसनलिज्म और एक्स्ट्रावेगेंट इमोशनल अपील जो है ये गुण है किसके? मेलो ड्रामा के। 99वां क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ए सोलो क्यू। SOLILOQUY, मतलब जो स्टेटमेंट है सोलिलोक्यू के बारे में कौन सही नहीं है? 4 स्टेटमेंट दिया गया है। देखिए जो पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि सोलिलोक्यू जो है वो एक ऐसा वाक्य है जिसमें पात्र जो है अकेला होता है स्टेज पर और अपने विचार और अपने फीलिंग को एक्सप्रेसेस करता है, तो सही है। दूसरा कह रहा है कि ये जो है इनेबल्स करता है सोलिलोक्यू एक ड्रामेटिस्ट टू कन्वे डायरेक्टली टू एन ऑडियंस, डायरेक्टली ऑडियंस से जुड़ा हुआ होता है, इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन देने के लिए पार्टिकुलर ऑडियंस के बारे में। कोई बहुत विशिष्ट ऑडियंस है जिसको सुनना है, इसकी जानकारी देने के लिए दर्शक श्रोताओं से सीधे जुड़ा जाता है, तो ये भी बात सही है। तीसरा कह रहा है सोलिलोक्यू में एक इमेजिनरी स्पीक होता है जो इमेजिनरी ऑडियंस को एड्रेस करता है, मतलब काल्पनिक होता है वो काल्पनिक लोगों को एड्रेस करता है। एक इमेजिनरी मतलब एक काल्पनिक वक्ता होता है
जो एक काल्पनिक श्रोता को इस एड्रेस करके कहता है। चौथा है सोलिलोक्वी एक्सटेंसली यूज्ड बाय द प्लेराइट्स ऑफ द एलिजाबेथन एंड जैकोबियन पीरियड्स। सोलिलोक्वी मुख्य तौर पर प्रयोग किया गया एलिजाबेथन और जैकोबियन पीरियड के कवियों के द्वारा। तो ये तो हमें सभी सही लग रहे हैं। ये गलत है। सोलिलोक्वी जो है एक लिटरेरी डिवाइस है जिसका स्पीच और मोनोलॉग स्पीकिंग ऑफ सिंगल कैरेक्टर तो सही है। पहला सही है सोलिलोक्वी जी स्पीच, जिसमें कैरेक्टर अकेला स्टेज पर एक्सप्रेस करता है अपने भावों और अपने विचारों को। और तीसरा वाला सही है कि सोलिलोक्वी में एक इमेजिनरी स्पीकर होता है जो एक काल्पनिक श्रोता को एड्रेस करता है। बाकी बी और डी दोनों गलत हैं। ये भी गलत है कि एक ड्रामेटिस्ट कॉन्वे डायरेक्ट लाता है ऑडियंस के लिए, और ये भी गलत है सोलिलोक्वी में एक एक्सट्रेनी यूज प्लेराइट्स ऑफ एलिजाबेथन और जैकोबियन के बारे में। तो ऐसी सही। सवा और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हेल्ड टू बी वन ऑफ द 4 प्राइमरी फ्लूइड्स to determine a person's physical condition and type of character। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स को रिफर करके 4 प्राइमरी फ्लूइड्स को निश्चित किया गया, रखा गया है, जो फिजिकल कंडीशन किसी भी पात्र की या किसी भी व्यक्ति की बनाते हैं। वो कौन कौन से हैं? तो 4 बनाते हैं, वो कौन कौन से उनमें नहीं है वो आपको बताना है। ब्लड BLOOD ब्लड ये तो है। दूसरा सेंगियोस ये नहीं है। बाकी कॉलर भी है CHOLER कॉलर, ब्लड है, कॉलर है। तीसरा मेलनकॉली है। कॉलर का अर्थ होता है येलो बाइल, पीला पित्त, BILE पीला पित्त। मेलनकॉली का मतलब होता है ब्लैक बाइल यानी काला पित्त। सेंगियोस नहीं है। चौथा जो पॉइंट होता है ब्लड, कॉलर, मेलनकॉली। चौथा पॉइंट होता है फ्लेगम, PHLEGM फ्लेगम होता है। और सेंगियोस ये प्राइमरी फ्लूइड्स नहीं। ये पुनर्जागरण कांड में एक मेडिकल थ्योरी थी जिसमें मानव शरीर को बैलेंस बनाए रखने के लिए कहा गया था। ये लिक्विड होते हैं या ह्यूमर्स के, किसके लिक्विड होते हैं या हार्मोन्स होते हैं? कौन कौन? ब्लड, फ्लेगम PHLEGM, कॉलर CHOLER कॉलर यानी येलो बाइल, और मेलनकॉली यानी ब्लैक बाइल। और ये कहा गया था कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स में। और ये कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स जो टर्म था ये बेन जॉनसन के द्वारा कॉइंड किया गया था। तो इस तरीके से 100 क्वेश्चन हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हियरिंग माई वीडियोज।